कल यहाँ पर हमने क्वेश्चंस छोड़े थे, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। चलिए आ जाए फटाफट सभी विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स कम। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, टाइम हो गया काफी। ये आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, G2G, G2C एंड G2B आदि क्या है ये बताइए। साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर ई शासन। क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिए इसका। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। वेरी गुड इवनिंग प्रभा जी, वेरी गुड इवनिंग। आ जाएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए बताएं, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दें इसका कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, 4 का A, B, C या D, क्या आंसर है इसका। अंकित जी आवाज आ रही है तो आंसर दें इसका। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में बता दीजिए नो। चलिए इसका जो आंसर है वो है ई शासन। ठीक है, G2G, G2C और G2B ये ई शासन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स के माध्यम से गवर्नमेंट की दी हुई सुविधाएं हैं ये। ठीक है, ये जो सुविधाएं हैं ये गवर्नमेंट से दी हुई सुविधाएं हैं, जिसको बोलते हैं G2G। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। और G2C गवर्नमेंट, ठीक है, G का मतलब होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू C मतलब सिविलियन। ठीक है, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिविलियन, यानी कि गवर्नमेंट से लेके जनता तक जुड़ी हुई। और G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये इसकी मतलब हुआ। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट की शासन की व्यवस्था है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, भारत में केंद्र और राज्य के संबंध निर्भर करते हैं किसके ऊपर निर्भर करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से आंसर देवे, सही कूट पहचानना है अपने को। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा कूट सही है, A, B, C या D, बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए बताएं फटाफट, क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर जरूर देवें। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में A, B, C, D इस तरीके से डालें। बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए अंकित जी ने बी आंसर लगाया इसका। चलिए इसका जो आंसर है वो है डी। ध्यान रखिएगा, चारों की चारों सही है इसका। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं के व्यवहार पर, न्यायिक जो व्याख्या होती है उसके अनुसार और बातचीत, ठीक है ना, ये चारों पर ही निर्भर करते हैं। ये चारों के चारों ऑप्शन के करेक्ट हैं, यानी कि 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
केंद्र और राज्य के संबंध, ठीक है ना, रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख नव पाषाण कालीन स्थल है? सोनार घाटी, भीम बेटिका की गुफाएं, चंबल या फिर उपरोक्त सभी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? बताएं इसका आंसर क्या है? जी ठीक है, क्लियर है मेरे को। मौसम का इशू, मौसम सभी जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है क्या है? इसका आंसर है भीम बेटिका है, ठीक है। भीम बेटिका जो है ये नव पाषाण कालीन स्थल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन, ध्यान रखिएगा, रायसेन में स्थित है ये। नव पाषाण कालीन गुफा है, और रायसेन में कहाँ पर है ये? अब्दुल्लागंज, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्लागंज जो तहसील है वहाँ पर स्थित है ये, ठीक है ना। भोपाल से लगभग 40 से लेके 50 किलोमीटर की दूरी पर नव पाषाणकालीन गुफाएं, लगभग 750 यहाँ पर केव्स मौजूद हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1957 में। किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर जी ने, ठीक है। वी.एस. वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा था? बताएं। जय शक्ति, नेपाल, जेजाग या फिर इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी, डी? बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति, जिसको बोलते हैं खजुराहो, चंदेल वंश के राजा थे ये, जिनके नाम पर ये रखा गया था। तो क्वेश्चन 7 का आंसर अंकित जी ने ए दिया है, बिल्कुल सही आंसर है जय शक्ति, ठीक है ना। जय शक्ति के नाम पर जेजाग भुक्ति, या फिर इसको जेजौती भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ये भी याद रखिएगा, जेजौती के नाम से भी इसको जाना जाता था, और जेजाग भुक्ति। और ये थे चंदेल वंश के राजा, ठीक है ना, चंदेल वंश के राजा थे, ठीक है, जिनके नाम पर ये रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेरी गुड, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोकगीत पांडवों की कथा का वर्णन से संबंधित है? बताइए। आलागान, पंडवानी, काय काया खोज गीत या फिर विरह गायन? बताइए। क्वेश्चन 8 में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन 8 का फटाफट आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? चलिए 8 का ए बता रहे हैं, ए नहीं है इसका आंसर, इसका है पंडवानी। देखिए पांडवों से जुड़ा हुआ है, तो पंडवानी गायन इसका, ठीक है, पांडवों से जुड़ा हुआ, ठीक है, कथाओं का वर्णन करने वाला ये गायन है, ठीक है। इसको प्रधान, ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति के लोग गाते हैं? प्रधान या फिर देवार जनजाति के लोग इसको प्रमुखता से गाते हैं, ठीक है। प्रधान या फिर देवार जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाएं तथा भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? ए 343, बी
344, सी 345 या फिर डी 346? कौन सा आंसर सही होगा इसका, फटाफट बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाएं तथा भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया है? ए, बी, सी? कौन सा विकल्प सही होगा इसका? फटाफट आंसर दें। इसका सही विकल्प क्या है? चलिए, इसका जो सही विकल्प है वो है आर्टिकल 345। याद कर लीजिएगा अंकित जी, सभी विद्यार्थी बिल्कुल याद कर लें, है ना। आर्टिकल 345 के अंतर्गत, ठीक है ना, राज्य की राजभाषाएं, राजभाषा तथा भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया बताई गई है, आर्टिकल 345। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राजवंश को एल साम्राज्य भी कहा जाता है? एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। करूस, कर्दमाक, चंद्रवंश या फिर सतवाहन वंश? बताएं, किसको जाना जाता है? बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है चंद्रवंश। चंद्रवंश के जो राजवंश है उसको एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये जो एल थी, एल मनु, ध्यान रखिएगा, मनु बेवस, मनु बेवस की ये पुत्री थी, ध्यान रखिएगा। और इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था किससे? सोमचंद्र से। सोमचंद्र से इनका विवाह हुआ था, जो कि चंद्रवंश के थे। फिर बाद में, ठीक है ना, इन्हीं का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था एल, ठीक है ना, एल या फिर इला, इला नाम था। तो इनके नाम से ही इस वंश को साम्राज्य जाना जाता है। ठीक है ना, इला से ये साम्राज्य का नाम पड़ा एल साम्राज्य। ठीक है, तो इसलिए इसको एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस एल साम्राज्य का जो विस्तार था ये इलाहाबाद, ठीक है ना, बुंदेलखंड में भी था, बुंदेलखंड का क्षेत्र था, वहां तक इसका विस्तार था। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहां तक इसका विस्तार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्न में से किस युद्ध में विजय के अंतर्गत इंदौर, नागपुर, रीवा रियासत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के का अधिकार हो गया था? वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का तीसरा युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, या फिर द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, या फिर तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध? बताएं, कौन सा युद्ध था जिसमें कि इंदौर, नागपुर और रीवा ईस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया था? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर मेरी क्लास होती है 3, सभी को याद होना चाहिए। सुबह 10 बजे लाइव क्लास में आता हूँ मैं, उसके बाद में 1 बजे, उसके बाद में 3 बजे सुबह की क्लास एमपीजी के, फिर 1 बजे कमीशंस पर, और 6 बजे की क्लास एमपीपीएससी की, जिसमें कि एमसीक्यूज में ले रहा हूँ। बताएं, क्या है इसका आंसर? चलिए, इसका जो आंसर है डी बिल्कुल सही कहा अंकित जी। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय में, ठीक है, नागपुर, इंदौर और रीवा ये तीनों रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गई थी। ठीक है ना, और ये कब हुआ था? तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 में, 1817 से लेकर 1818 के बीच में ये हुआ था, जिस समय ये इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो गई थी और अपने अंडर में ले लिया था ये तीनों रियासतों को। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस वंश के शासक से है? बताएं। राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल या फिर परमार? बताएं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देवे। सभी विद्यार्थी मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आप क्लास देख रहे हैं, क्लास को लाइव, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है अंकित जी? चलिए इसका जो आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताएं। ए 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 26 नवंबर 2000 या फिर 26 नवंबर 2001? ग्राम स्वराज व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश में? बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का कमेंट्स में सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें और एक बार हेलो कमेंट जरूर कर दें आप, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के साथ में कनेक्ट हैं लाइव क्लास में। बताएं इसका आंसर क्या है। 13 का जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। 26 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। संसद ने एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपदा कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? बताइए। एक बार अनुमोदन हो गया तो कब तक प्रभावी बना रहता है? बताइए। राष्ट्रीय आपात 2 माह, 8 माह, अधिकतम 10 माह या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं इसका कौन सा विकल्प सही होगा चारों विकल्प में से? बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि संसद में एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात का जो समय होता है वो 6 माह का होता है। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होता। 6 माह के बाद में, ठीक है ना, इसमें खत्म कर दिया जाता है, दोबारा अनुमोदन के लिए लिया जाता है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर इसका, और सही विकल्प है 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? मध्य प्रदेश जीके का आंसर है ये क्वेश्चन है। बताएं निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ए, बी, सी या डी? बताएं कौन सा है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। बताएं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है इंदिरा सागर बांध, नहीं बाण सागर, सॉरी। ठीक है, बाण सागर जो बांध है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर इसका। बाण सागर बांध जो कि है किस पे? सोन नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखें, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पर बना हुआ है, जो कि कहां पर है ये? शहडोल में, शहडोल में स्थित है। ठीक है, शहडोल में। और देवलोन,
देवलोन में स्थित है, ये देवलोन तहसील है वहां पर। ठीक है, बाकी के तीनों करेक्ट हैं इसके। बरगी, ओमकारेश्वर, बरगी कहाँ पर है ये जबलपुर में स्थित है, बरगी नदी के पास, सहायक नदी है उसकी। ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, और ये इंदिरा सागर की कहाँ है, पुनासा, पुनासा जो कि खंडवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये तीनों नर्मदा नदी पर है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, राज्य में वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए क्वेश्चन तो गलत है, अब इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएं? ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें कथन सही है बताएं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दे फटाफट। देखिए इसका जो आंसर है वो है, किसी दुर्लभ वस्तु का मूल्य तभी तय होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगा, ये इसका विकल्प सही है। ठीक है ना, मांग की अपेक्षा ये दुर्लभ हो जाएगा तभी उसका मूल्य, ठीक है ना, तय होता है उसका, तो ये इसका विकल्प सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती है वहां कितने वार्ड होते हैं बताएं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? 10 वार्ड होते हैं, 15, 20 या 25? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर बतावें फटाफट। देखिए इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, जिसकी 1000 से कम आबादी होती है उसमें, ठीक है, 10 वार्ड होते हैं मिनिमम। ठीक है, 10 वार्ड होते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? खजुराहो मंदिर, भीमबेटका, सांची स्तूप या फिर मांडू के महल? कौन सा विकल्प सही होगा इसका? बताएं। इसका बता दें आंसर फटाफट। इसका जो सही उत्तर है वो है मांडू के महल। ध्यान रखें, ये इसका सही विकल्प होगा क्योंकि ये वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। खजुराहो बिल्कुल है, ये कब शामिल हुआ था? 1986 में। भीमबेटका ये 2003 में हुई थी। सांचो के स्तूप जो कि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे। इसके अलावा अभी एक और सूची में शामिल हुआ है, और वो क्या है? वो कौन सा है? ओरछा। ठीक है, ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ओरछा और ग्वालियर, जिसको कि अस्थाई, ध्यान रखें, अस्थाई सूची में इन दोनों को रखा गया है अभी यूनेस्को ने। ठीक है, वो भी इसी वर्ष 2020 में, 2020 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। वेलकम पांडे जी, वेलकम मोक्षा पांडे, वेलकम टू माय चैनल। मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें आप लोग अगर क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है मेरी क्लास तो आपको। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इटारसी, छिंदवाड़ा, खजुराहो या फिर जबलपुर? बताएं कौन सा विकल्प सही है इसका? स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल की मेरी इस क्लास को आप लाइक जरूर कर दें, आप सभी विद्यार्थी। बताएं इसका आंसर क्या होगा?
कौन सा विकल्प सही है इसका? क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें। मोक्षा जी, अंकेश, प्रभा, सभी क्वेश्चन नंबर के साथ में डालें। चलिए, बिल्कुल सही है इसका, जबलपुर। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। सही कहा अंकेश जी, ठीक है, जबलपुर में है डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री का कारखाना। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। C2C ई कॉमर्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बताएं। स्वास्थ्य रक्षा, दूरसंचार, नीलामी या फिर ये सभी? बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? C2C क्या होता है ये, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देवें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है नीलामी। C2C मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है ये। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो होता है वो नीलामी के काम में आता है, ठीक है ना, जो कि अभी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, जिसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को नीलाम, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उस प्रोडक्ट को नीलामी के लिए ऑक्शन में बेचता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का मोक्षा जी सी आंसर है, नीलामी। ऑक्शन, जो ऑक्शन की साइट्स होती हैं जहाँ पे नीलामी की जाती है वो होता है C2C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यापार और रोजगार ओरिएंटेड सेवाएं प्रदान करती हैं? लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर या फिर टम्बलर? बताइए कौन सी वेबसाइट है जो कि बिजनेस और साथ में जॉब दोनों देती है? बताएं इसका आंसर, पता हो, नहीं पता तो फटाफट नो कमेंट किया कीजिए, जिससे कि टाइम ना लगे, अपन अगला क्वेश्चन तक मूव करें, फिर इसका आंसर हम दे दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है लिंक्डइन। ध्यान रहे, लिंक्डइन जो है ये है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसकी ये साइट डेवलप हुई थी, शुरुआत हुई थी 2002 में। और किसने की थी ये शुरू? ये की थी रेड हाफमैन ने, ठीक है, नाम याद रखना, रेड हाफमैन ने इसकी शुरुआत की थी। और यही वेबसाइट है जो कि बिजनेस और साथ में एम्प्लॉयमेंट दोनों ही जनरेट करती हैं, दोनों ही सर्विस देती हैं ये, ठीक है, रोजगार भी देती है और साथ में बिजनेस के लिए भी, ठीक है। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? फेसबुक कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2004 में। ट्विटर हुआ 2006 में, ठीक है, 2006 में हुआ था। फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग। ध्यान रखिएगा, मार्क जकरबर्ग। और ट्विटर, ट्विटर के वो कौन है? जैक डोरिस। 4 ब्रदर्स हैं ये, 4 फ्रेंड्स जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें कि, ठीक है, जैक डोरिस का नाम सबसे पहले आता है, फिर न्यू ग्लॉस, विज स्टोन, ये ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी इसकी। टम्बलर, टम्बलर एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉग है यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉग का ब्लॉग है ये टम्बलर, ठीक है, जो कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये। क्या है ये? सोशल नेटवर्किंग की साइट है ये। यहाँ पर सोशल ब्लॉग बहुत सारे हैं जो कि अवेलेबल है यहाँ पर। 10 करोड़ से अधिक यहाँ पे की लिस्टिंग हो चुकी है ब्लॉग्स की, डिफरेंट कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? बताएं, क्वेश्चन का आंसर दें इसका। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दें। बताएं ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? लाइक बटन फटाफट प्रेस कर दें आप। रेमंड टॉमलिंसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या फिर
गुल्ट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है रेमंड टॉमलिंसन। ठीक है, यही थे ईमेल के जनक जिन्होंने की ईमेल की शुरुआत की थी, और मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे ये, जिन्होंने की आरपानेट, ARPA, आरपानेट का उपयोग किया था, और आरपानेट के साथ में इन्होंने ईमेल की शुरुआत की थी। ठीक है, आरपानेट सिस्टम जो कि सबसे पहला ईमेल इन्होंने ही जनरेट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, रेमंड टॉमलिंसन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, ABCD कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं इसका आंसर क्या है? फटाफट बताएं इसका आंसर क्या है एवरीवन, और सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देवें। इसका जो सही विकल्प है वो है 1994। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 19 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है ना, गठन हुआ था। उसके बाद में अप्रैल में, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1994 में, ठीक है ना, ग्राम पंचायत के चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना, पंचायत के लिए, उसके बाद में ये हुआ था। मोक्षा जी, बी आंसर सही है, 1994, 19 जनवरी 1994 में हुआ था ये। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, सब क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं, क्या आ गया? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, संघ लोक सेवा आयोग या संघीय लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं UPSC। इसका गठन कब किया गया था? ABCD कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं फटाफट, विकल्प आंसर दें इसका। कब हुआ था इसका गठन? इसका आंसर क्या है? कमीशन के क्वेश्चन है, कमीशन के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अंकित जी, इसका आंसर है वर्ष 1926 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसके लिए ली आयोग, ठीक है ना, ब्रिटिश काल में ही हो गया था इसका आंसर। ठीक है ना, ली आयोग का गठन हुआ था, और ली आयोग हुआ था 1923 में गठित। ठीक है ना, या फिर इसको रॉयल, ठीक है ना, रॉयल कमीशंस के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए कौन सा अधिनियम लगा था? 1919 का, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, चेम्सफोर्ड लॉ, उसके अकॉर्डिंगली ये हुआ था। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको, ठीक है ना, नाम बदल गया था इसका, इसका नाम हो गया था फेडरल कमीशन। क्या हो गया था? फेडरल कमीशन आ गया था इसका नाम। ठीक है, जब 1935 लगा था। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आ गया। दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो मेरी क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में कनेक्ट हैं, फटाफट लाइक बटन दबा दें। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मैं जो एनालिसिस दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, तो उसको आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मेरी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना है तो रोज आएँ, शाम को 6 बजे MPPSC और सुबह 10 बजे MPGK, ठीक है। और 1 बजे कमीशंस की क्लास होती हैं, जिसमें कि ऐसे कमीशंस के क्वेश्चन आते हैं आयोग पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है,
फटाफट मेरी क्लास के लाइक बटन जरूर दबा दें आप। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए सीएजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएं। नई दिल्ली, ग्वालियर, हैदराबाद या फिर लखनऊ, बताएं। इसका आंसर दें। सीएजी का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है दिल्ली, नई दिल्ली में है सीएजी का मुख्यालय। सीएजी जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी उपक्रम के ऑडिट करता है। हर वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, 148 से, ध्यान रखिएगा, 148 से लेके 151 तक के आर्टिकल में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। और 151 में एनुअल रिपोर्ट, ध्यान रखें, एनुअल रिपोर्ट जो कि राष्ट्रपति को दी जाती है, वो 151 में इसका प्रोविजन है, ध्यान रहे। ठीक है। और 148 में महालेखक परीक्षक के बारे में पूरी की पूरे उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये आर्टिकल है इसके जिसमें कि पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएजी ब्रिटिश काल के दौरान, ध्यान रखिएगा, कब, 1857 से सीएजी चला आ रहा है। ठीक है। मैकाले के समय में, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है। ठीक है, बहुत पुराना है सीएजी। उसके बाद में फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लाइक माई क्लास। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, लाइक बटन फटाफट प्रेस कर दें सभी जितने भी विद्यार्थी हैं। और एक बार अपने आंसर्स जरूर कमेंट में दें, अगर आपको आता भी है और नहीं भी आता है, यस नो करके, और आता है तो क्वेश्चन का आंसर नंबर के साथ में दें, ABCD करके। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर रीवा, फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प के साथ में आंसर देवें, बताएं इसका आयोग कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अंकित जी ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही दिया आपने आंसर, भोपाल में। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग का जो, ठीक है ना, मुख्यालय है वो भोपाल में ही स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। दूध का दही के रूप में जो खट्टा होना है उसका एक उदाहरण क्या है बताइए। साबुनीकरण, प्यून, किण्वन या फिर अस्थिरीकरण, बताएं इसका सही विकल्प क्या है। साइंस का क्वेश्चन है ये, सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है ना, मेरी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें आप। ठीक है ना, मेरी क्लास को, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। वेलकम आसिफ, फटाफट मेरी क्लास को आप लाइक कर दें, लाइक बटन दबा दें मेरी क्लास अगर आपको पसंद आती है तो। और साथ ही साथ मेरी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके पास में जो भी ग्रुप है सबसे ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी मेरी क्लास के साथ में जुड़ सकें। बताएं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का, फटाफट। देखिए इसका जो आंसर है वो है किण्वन। ठीक है ना, किण्वन के द्वारा ही, ठीक है ना, दूध में दही के रूप में खट्टा होना कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कृत्रिम, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है ना, तंत्र का एक उदाहरण क्या है बताइए। पारिस्थितिक तंत्र वो बोलते हैं इसका, उदाहरण कौन सा है, बगीचा, झील, तालाब या वन। मानव द्वारा निर्मित तंत्र कौन सा है, मानव क्या किस किस चीज को बनाता है, हैं? मानव द्वारा निर्मित तंत्र कौन सा है। नेचुरली जो डेवलप होता है वो तो होता ही है, मानव द्वारा निर्मित तंत्र कौन से होते हैं, बतावें।
देखिए इसका जो आंसर है वो है बगीचा। बगीचा जो है वो मानव बना सकता है, ठीक है, मानव। लेकिन झील नेचुरली डेवलप होती हैं, ठीक है, तालाब नेचुरली बनते हैं, वन नेचुरली बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन मानव द्वारा निर्मित तंत्र जो होता है वो बगीचा होता है, ठीक है ना। बगीचा यानी कि पार्क वगैरह जो कि मानव निर्मित कर सकता है, लेकिन वन मानव के द्वारा निर्मित नहीं होते, ये नेचुरली बनते हैं। बड़े बड़े वन जो होते हैं, छोटे मोटे उद्यान जरूर बना रखते हैं जिसमें पेड़ उगा सकते हैं अपन। तालाब नेचुरली बनते हैं, पोन्ड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन एक आध दो बड़े बड़े जो तालाब बनते हैं वो नेचुरली डेवलप होते हैं। झीलों का निर्माण नेचुरली होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। वर्तमान 2020 में मध्य प्रदेश की नगर पंचायतों की संख्या कुल कितनी है? बताएं इसका आंसर क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन गलत है। वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 313 नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये गलत है, इसमें विकल्प। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया। महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अमलाई, इंदौर, होशंगाबाद या धार? महीन पेपर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, महीन पेपर, बारीक पेपर, पतला। बताइए इसका आंसर क्या है। बारीक पेपर बनाने का कारखाना कहां पर है? सभी विद्यार्थी का आंसर दें इसका फटाफट। इसका जो आंसर है वो है इंदौर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इंदौर में है बारीक पेपर बनाने का कारखाना, ठीक है ना। बाकी ओरिएंट पेपर मिल जो है वो अमलई में है। अमलई कहाँ पर है? ये अनूपपुर, ठीक है ना, इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। अनूपपुर में है जो ओरिएंट, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है ओरिएंट पेपर मिल जो कि अनूपपुर में अमलई में स्थित है, ठीक है। चलिए वेलकम किशोर, मेरी क्लास को फटाफट लाइक कर दें आप लोग, लाइक बटन दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस मंत्रालय द्वारा बेलाडिला आयरन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? बताएं। रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खनन मंत्रालय या संचार मंत्रालय? कौन सा विकल्प सही होगा? बेलाडिला आयरन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देवें। आंसर क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप सभी लोग, और क्लास का लाइक बटन फटाफट प्रेस करें आप लोग। जितने भी विद्यार्थी हैं जो कनेक्ट हैं सब लाइक बटन प्रेस कर दें फटाफट, और क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसका जो आंसर है वो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलाडिला, और लिखा है आयरन। आयरन मतलब क्या होता है ये, ठीक है ना। इसका क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है ना। क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, तो खनन मंत्रालय के अंतर्गत आएगी ना ये। सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे आप तो आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, खनन मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNNRUM से शामिल नहीं है? किसको शामिल नहीं किया गया बताइए। कौन से शहर को शामिल नहीं किया गया JNNRUM में? JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन जिसे बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन के नाम से। बतावें किसको शामिल नहीं किया गया इसमें से? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन? तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। ग्वालियर जो है इसको शामिल नहीं किया गया है इसमें, बाकी के तीनों शामिल हैं इसमें। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्वालियर को किसमें शामिल किया गया है? ग्वालियर को शामिल किया गया है अमृत मिशन। किसमें? अमृत मिशन में शामिल किया गया है इसको, ग्वालियर को, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है, बताइए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या फिर न्याय पंचायत। बताएं कौन सी नहीं है जो कि पंचायती राज संस्था नहीं है, बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देवें। चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दें। चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल ग्राम सहकारी सोसाइटी, जो कि एक पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और न्याय पंचायत है। तो इसका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगस्त 2020 में देश के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया था, बताइए। 2020 में किसका निधन हुआ था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर हामिद अंसारी, प्रतिभा पाटिल या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, बताएं। मेरी अगली क्लास सुबह रहेगी, याद रखिएगा, मॉर्निंग में एमपी जी के 10 बजे। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरी क्लास को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लास के कंटेंट में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी कोविड के कारण। ठीक है ना, कोविड ने इनको नील गया था, कोविड खा गया इनको, इनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई थी। और इनको वर्ष 2019 में भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया था 2019 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताएं। नई दिल्ली, बीजिंग, हनोई या फिर टोक्यो में, कहाँ आयोजित हुआ था, बताएं। सभी विद्यार्थी विकल्प का आंसर विकल्प में देवें क्वेश्चन नंबर के साथ में। देखिए इसका आंसर है हनोई, वियतनाम। ठीक है ना, यहाँ पर ये 36वां, ठीक है ना, आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसकी आसियान आसियान जो समूह है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में। ठीक है, 1967 में 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की कहाँ पर, जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय। ठीक है, और इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं, मेंबर कंट्री कितनी है इसकी, मेंबर कंट्री टोटल 10 देश हैं इसके सदस्य। ठीक है, ये याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं इस पर। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया था, बताएं। ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देवें, बताएं।
इसका आंसर है 7 से लेके 14 अगस्त। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये सप्ताह मनाया गया था, तो इसका सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, याद रखिएगा 7 से लेके 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने देश की कितनी झीलों को, जिनको वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है, रामसर साइट घोषित किया? बताएं, 5, 10, 12 या फिर 8? कौन सा विकल्प सही है ए बी सी डी में से? बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। टोटल वर्ष 2020 में, ठीक है, 10 झीलों को शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो रामसर साइट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। ठीक है ना, ईरान, ध्यान रखिएगा, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि झीलों को, जितनी भी झील हैं, लेक हैं जितनी भी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको यहाँ पर संरक्षित घोषित किया जाता है, जिसके कि झीलों का पानी, क्योंकि वो पीने योग्य पानी होता है, उनका संरक्षण हो सके और वहाँ पर साफ शुद्ध जल, ठीक है ना, जनता को, पब्लिक को मिल सके। ठीक है, जिसमें कि भारत की अभी तक कुल मिलाकर 37 झील, ठीक है, रामसर साइट में शामिल हो चुकी हैं। और पूरे के पूरे विश्व की कितनी झीलें हैं? 200 झीलों को शामिल किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, और इस पर एक विश्व दिवस भी मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हनी फॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले की को योजना के तहत 5 FPO में से चुना गया है? मतलब 5 जिले चुने गए हैं, तो 5 में से कौन सा जिला है, अलग अलग स्टेट के, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको कि इसमें लिया गया है? बताएं। हनी मतलब शहद, शहद के लिए कौन सा जिला है जिसमें कि शहद का प्रोडक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देवे। इंदौर, मुरैना, उमरिया या फिर ग्वालियर? इसका जो आंसर है वो है मुरैना। ध्यान रखिएगा, मुरैना इज द करेक्ट आंसर। मुरैना को चुना गया है, और 5 अलग अलग स्टेट से, ध्यान रखिएगा 5 स्टेट कौन कौन से हैं? अपना मध्य प्रदेश से मुरैना को चुना गया, फिर राजस्थान से भरतपुर, उत्तर प्रदेश से मथुरा, बिहार से पूर्वी चंपारण, और पश्चिम बंगाल से चुना गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार से पूर्वी चंपारण। ठीक है, इस तरीके से 5 अलग अलग स्टेट से लिया गया था। ठीक है ना, बिहार और मध्य प्रदेश में मुरैना ही है, यहाँ पे कि शहद का व्यापार किया जाता है, शहद का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है ना, शहद का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान की इंडियन रैंकिंग जारी की गई थी। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन से शैक्षणिक संस्थान को चुना गया था? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसमें? बताएं।
चलिए बताएं इसका आंसर, नहीं मालूम। चलिए इसका जो आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास को रैंकिंग में सबसे पहला स्थान मिला था, फर्स्ट रैंकिंग मिली थी इसको। ठीक है, IIT मद्रास को। और सेकंड नंबर पर जो आई थी वो आई थी बेंगलुरु। दिस इज द फर्स्ट वन, और सेकंड पर बेंगलुरु आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, बताएं। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? ए, संविधान के संशोधन करने में भारत की संसद की शक्ति से, या फिर संघ की राजभाषा, पंचायती राज व्यवस्था, या फिर वित्तीय आपातकाल, बताएं। अगली क्लास जरूर ध्यान रखिएगा, कल सुबह होगी मध्य प्रदेश जीके। जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास कनेक्ट हैं, सभी से कहना चाहूँगा सुबह 10 बजे वाली क्लास में एमपी जीके में जरूर आवें। सुबह 10 बजे होगी वो। ठीक है, लाइव। मेरी क्लास के लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि, और वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ फॉलो कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसका जो आंसर है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। 360 की धारा एक का जो क्लॉज है, ठीक है ना, वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे मेरे पूरे क्वेश्चंस। क्लास पूरी 1 घंटे की हो गई है। सुबह की क्लास जरूर ध्यान रखिएगा। और मेरी क्लास कैसी लगी आपको, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लिंक को आप शेयर करें। ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरी क्लास को जुड़ सकें, मेरी क्लास को फॉलो कर सकें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरी क्लास के साथ में जुड़े आप। किशोर, अंकेश, आशी, मोक्षा, रेगुलर मेरी क्लास में आए आप सभी लोग। ठीक है, रेगुलर क्लास में आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। चाहे एमपीजी के हो, कमीशन की क्लास दोपहर में होती है 1 बजे, और 6 बजे एमपीपीएससी, सुबह 10 बजे एमपीजी के। तो तीनों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्लास में आप समय पर हाजिर हों, और आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी क्लास से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। ठीक है, थैंक यू अंकित जी। कल सुबह मिल रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, थैंक यू आशी, थैंक यू मोक्षा।